नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए विशेष जो करंट अफेयर्स की कक्षाएं हैं, उसकी आज की हमारी दूसरी क्लास है। जनवरी माह का करंट अफेयर्स हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें पहली क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास के अंदर भी हम जनवरी 2025 से करंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। सबसे पहले है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025। प्रवासी भारतीय सम्मान या पुरस्कार 2025 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले अगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो इस सम्मेलन का जो आयोजन होता है, सम्मेलन का जो आयोजन होता है वो आपके होता है 8 से 10 जनवरी 2025 को। 8 से 10 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। वैसे अगर हम लोग बात करें जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस है, ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रख लेना, प्रवासी जो भारतीय दिवस है ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है ये 8 से 10 जनवरी 2025 को आपके भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन के अंदर जो प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर प्रवास कर रहे हैं उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसी के तहत एक राजस्थानी प्रवासी हैं 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास, प्रवासी राजस्थानी हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामनिवास, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से है जो सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामनिवास की अगर बात करें तो ये इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के अंदर हुआ है और 10 जनवरी को प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था इसके अंदर राष्ट्रपति जो हमारे हैं द्रौपदी जी मुर्मू, इन्होंने प्रवासी राजस्थानी जो है डॉक्टर रामनिवास को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से है जो सम्मानित किया गया। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको ये पुरस्कार या सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि ये वर्तमान के अंदर जो म्यांमार देश है यहाँ पर भिक्षुओं को शिक्षा दे रहे हैं। जो भिक्षु होते हैं, जो भीख मांगने वाले भिक्षु होते हैं, इन भिक्षुओं को शिक्षा देने का जो काम है वो डॉक्टर रामनिवास जी म्यांमार देश के अंदर कर रहे हैं। और इसीलिए इनको 2025 का जो प्रवासी भारतीय सम्मान है वो दिया गया है। जो राजस्थानी प्रवासी म्यांमार के अंदर आपके क्या कर रहे हैं, भिक्षुओं को विशेष तौर पर हिंदी पढ़ाने का काम कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके संबंध में ये बात ध्यान में रखनी है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 डॉक्टर रामनिवास को दिया गया है। जो राजस्थानी प्रवासी हैं 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया क्योंकि ये म्यांमार के अंदर आपके भिक्षुओं को पढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो है इसका आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसकी अगर बात करें तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है आपके 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को। नाम से स्पष्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। आयोजन इसका 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को जयपुर के अंदर ही किया गया है। जयपुर के अंदर ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है और इसका आयोजन जयपुर के अंदर ही 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया गया। अब अगर इसकी बात करें तो इसका जो संस्करण था, संस्करण है 18वें संस्करण का है जो आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये ध्यान में रखना है, संस्करण कौन सा था? 18वां। और इसकी जो थीम थी
थीम, इसकी भी इसका भी ध्यान रखना है, थीम भी पूछी जा सकती है। और इस जो उत्सव है, फेस्टिवल है, इसकी जो थीम थी उसका नाम था उत्सव। उत्सव होता है फेस्टिवल एक प्रकार का, तो उसकी थीम क्या थी? उत्सव। किस प्रकार का ये फेस्टिवल है? यहाँ पर विभिन्न जो साहित्यकार हैं उनके लिए इस प्रकार का फेस्टिवल लगभग प्रतिवर्ष राजस्थान के अंदर आयोजित किया जाता है। तो इसका जो 18वां संस्करण है वो भी हाल ही के अंदर 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को हमारी राजधानी जयपुर के अंदर उत्सव थीम के आधार पर इसका आयोजन किया गया है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। वैसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 76वां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि राज्य स्तरीय जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है अमूमन उसका आयोजन जयपुर के अंदर ही किया जाता है, लेकिन जो 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है इसका आयोजन, राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था इसका आयोजन जयपुर में ना करके उदयपुर में किया गया है। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि 26 जनवरी 2025 26 जनवरी 2025 को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम आपके उदयपुर में आयोजित किया गया। सबसे बड़ी बात तो इससे संबंधित ये ध्यान रखनी है, ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? उदयपुर जिले के अंदर आयोजित किया गया, क्योंकि अमूमन जो राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम होता है वो हमारी राजधानी जयपुर के अंदर ही आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम था ये आपके उदयपुर जिले में आयोजित किया गया है। और ध्वजारोहण जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया है, हरिभाऊ बागड़े, हरिभाऊ बागड़े के द्वारा ध्वजारोहण है जो किया गया। ध्वजारोहण जो कार्यक्रम है, तो झंडा फहराया गया है 26 जनवरी को, वो आपके इसके द्वारा किया गया है, हरिभाऊ बागड़े के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम। ठीक है, तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर इस 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रहती है झांकी। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ झांकी इस कार्यक्रम के अंदर कौन सी रही है, तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी वो थी पर्यटन विभाग की। तो हमारा राजस्थान का पर्यटन विभाग है, इनकी झांकी को इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। 1 नंबर पर जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है वो पर्यटन विभाग की रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है राम जल सेतु लिंक परियोजना। राम जल सेतु लिंक परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत, इसका जो पूर्ण नाम है वो तो है आपके पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इसका पूर्ण नाम है पार्वती चंबल। इसका जो पूर्ण नाम की अगर हम लोग बात करें, पूर्ण नाम, इसका पूर्ण नाम है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। लिंक परियोजना पूर्व इसका जो नाम था वो तो था पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, और इसका जो शिलान्यास किया जाता है, इस कार्यक्रम का जो इस परियोजना का जो शिलान्यास किया जाता है, इस शिलान्यास 17 दिसंबर 2024 को किया जाता है। 17 दिसंबर 2024 को इसका शिलान्यास है जो किया जाता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत अगर हम लोग बात करें या 22 जनवरी जो है 22 जनवरी 2025 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका पूर्ण नाम क्या था? पार्वती काली सिंध चंबल जो लिंक परियोजना था, इसका नाम परिवर्तन करके 22 जनवरी 2025 को राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। राम, 2 नाम यहाँ आपको दिख रहे हैं, राम या रा का मतलब राजस्थान है, रा का मतलब राजस्थान है, और माँ का मतलब मध्य प्रदेश है, माँ का मतलब मध्य प्रदेश है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त पेयजल परियोजना है, विशेष रूप से ये पेयजल परियोजना है। और अगर आपको ध्यान में हो तो जो हमारा राम मंदिर बना गया है अयोध्या के अंदर, उसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर 22 जनवरी 2024 को जो
प्रतिष्ठा आयोजित की गई थी, जो राम मंदिर था अयोध्या के अंदर उसकी, उसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसका नाम राम के नाम पर भी हम कह सकते हैं कि राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया है। और राम से ही राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों के नाम आ रहे हैं और इनकी ये संयुक्त परियोजना। ये जो परियोजना है केवल और केवल करंट के हिसाब से ही आपको ध्यान में नहीं रखना है, इसके अलावा भी भूगोल के हिसाब से भी भविष्य के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर आपके प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना इस परियोजना से संबंधित रहेगी। जो भी सिंचाई परियोजना वगैरह होती है या जो पेयजल परियोजना है राजस्थान की बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उनके अंदर इस परियोजना से संबंधित प्रश्न आने की गुंजाइश रहेगी। तो इसका जो शिलान्यास किया जाता है वो तो 17 दिसंबर को किया जाता है, लेकिन इस परियोजना की शुरुआत बोले या इसका जो नाम परिवर्तन है वो आपके 22 जनवरी 2025 को किया जाता है। पूर्व नाम था पार्वती, काली सिंध, चंबल। ये 3 जो प्रमुख नदियां हैं इन नदियों पर ही बांध बनाकर राजस्थान के 17 जिलों में, कितने जिलों में, ये पॉइंट भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, राजस्थान के 17 जिलों में, राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। पेयजल सुविधा कब तक राजस्थान में, ये पेयजल सुविधा 2054 तक, 2054 तक राजस्थान में इन 17 जिलों के अंदर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए है जो इस अभियान की शुरुआत की गई है। मोस्टली आप लोग ध्यान में रखेंगे 17 जिलों के अंदर है और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख लक्ष्य 2054 तक रखा है। 2054 तक इन 17 जिलों में लगभग सभी गांवों के अंदर है जो पीने का जो पानी है उसकी सुविधा तो उपलब्ध हो ही जाएगी। अब इन 17 जिलों की बात करें, अगर आपको नाम ध्यान में रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, भूगोल की दृष्टि से भी कभी पूछा जा सकता है। मोस्टली इसमें हाड़ौती के जिले चारों ही आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा जो पूर्वी जिले हैं, भरतपुर संभाग के जिले हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, डींग है, सवाई माधोपुर है। जयपुर संभाग के टोंक है, दौसा है और जयपुर खुद है, खैरथल, तिजारा है, अलवर है, कोटपुतली, बरोड़ है। इसके अलावा अजमेर भी है, ब्यावर भी है। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं जो इन 17 जिलों में शामिल है, मोस्टली आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। और इसका जो प्रथम चरण है, इसका जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण के अंदर, इस प्रथम चरण में एक बांध बनकर तैयार हो गया है जिसका नाम है नवनेरा बांध। नवनेरा बांध प्रथम चरण में इस परियोजना के तहत बना दिया गया है। और ये जो नवनेरा बांध है ये कोटा जिले में, देखो करंट और भूगोल दोनों की दृष्टि से बहुत अच्छी बात आपको ध्यान में रखनी है। नवनेरा बांध कोटा जिले में इस परियोजना के तहत बनकर तैयार हो गया है इसके प्रथम चरण में। और ये जो बांध है ये आपके काली सिंध जो नदी है, काली सिंध जो नदी है उसके ऊपर बनाया गया है। काली सिंध, ये देखो 3 नदियां हैं, पार्वती है, काली सिंध है और चंबल है। इनकी ये संयुक्त परियोजना है। लिंक का मतलब हम जोड़ते हैं और इनकी ये संयुक्त परियोजना है। और उस पर ही काली सिंध नदी पर ही पहले चरण के अंदर नवनेरा जो बांध है वो राजस्थान के कोटा जिले में बनकर तैयार हो गया है। तो ये राम जल सेतु जो लिंक परियोजना है बहुत महत्वपूर्ण है करंट के हिसाब से भी, और करंट के अलावा भी मैंने आपको बता दिया है कि भूगोल की दृष्टि से भी, क्योंकि ये स्थायी चीज है। ये अभी तो जनवरी में इसका नाम परिवर्तित किया गया 22 जनवरी को, इसलिए करंट के हिसाब से तो ध्यान में रखना ही है। लेकिन भविष्य में भी आप विभिन्न जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनकी दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना से संबंधित जोड़कर या अन्य चीजों से संबंधित जोड़कर इससे प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट जो हमारा है ये है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और राजस्थान से संबंधित आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 25 जनवरी को शाम को इनकी घोषणा की जाती है और 25 जनवरी 2025 शाम को पद्म जो पुरस्कार होते हैं इनकी घोषणाएं होती हैं। और इनमें 3 कैटेगरी होती है, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है और एक पद्म श्री होता है। तीसरे नंबर का जो इसमें पुरस्कार होता है वो पद्मश्री पुरस्कार होता है। 25 जनवरी को इन पुरस्कारों की है जो घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान की 3 हस्तियों को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और पुरस्कार दे दिया भी गया है। लेकिन इसकी जो घोषणा होती है वो 25 जनवरी को होती है। और जनवरी करंट के हिसाब से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राजस्थान की कितनी हस्तियों को, 3 हस्तियों को है जो ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 3 हस्तियां कौन कौन सी है, बहुत अच्छे से आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं। प्रश्न इनके बारे में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। एक तो है आपके चीन काप निजाम, चीन काप निजाम नाम आपको ध्यान रखना है। एक है बेगुल बेतम और एक है आपके बैजनाथ महाराज।
बैजनाथ महाराज। ये 3 जो हस्तियां हैं इनको राजस्थान की ओर से पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए इनको नामित किया गया है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों के नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तीन काफ निजाम की अगर बात करें तो इनका संबंध जोधपुर जिले से, जोधपुर जिले से है, ये ध्यान में रख लेना है। और बैकुल बेतम की अगर बात करें तो इनका संबंध जयपुर जिले से है, ये ध्यान रख लेना है। और बैद्यनाथ महाराज सीकर जिले से संबंधित हैं। ये जो बैद्यनाथ महाराज है आध्यात्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में ये काम करते हैं और इसके लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आध्यात्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में काम करते हैं और इसलिए ही अध्यात्म के लिए ही, या इसको हम कला के क्षेत्र में भी मान सकते हैं, कला क्षेत्र के अंदर ही इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। बैकुल बेतम की बात करें तो ये प्रसिद्ध मांड गायिका है, प्रसिद्ध मांड गायिका है। बहुत बार आपने इनका नाम मांड गायिका के अंदर सुना होगा, प्रसिद्ध कलाकार है, कला के क्षेत्र में भी इनका ये पुरस्कार है। और सीन काफ निजाम की बात करें तो ये प्रमुख साहित्यकार है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्र याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीनों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2025 की हम बात कर सकते हैं। और ये पद्मश्री पुरस्कार जो 2025 है, ये 25 जनवरी की पूर्व संध्या को जब गणतंत्र दिवस होता है उसके कार्यक्रम से जस्ट पहले इसकी घोषणा की जाती है। 2025 के लिए राजस्थान की 3 हस्तियां ध्यान में रखनी है, सीन काफ निजाम, बैकुल बेतम और बैजनाथ महाराज। बैजनाथ महाराज है, ये ध्यान रखना है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया ये ध्यान में रहे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इनके जिले भी आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है करंट से जोड़कर इनसे ये भी पूछ लिया जाए कि पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित बैजनाथ महाराज का संबंध कौन से जिले से है। ये शायद प्रश्न आ चुका है बैजनाथ महाराज से संबंधित की कोई भर्ती के अंदर करंट से जोड़कर पद्मश्री पुरस्कार के लिए पूछा गया था, तो इसलिए नाम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है अर्जुन पुरस्कार 2024। अर्जुन पुरस्कार 2024, अर्जुन जो पुरस्कार है ये मोस्टली खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन का नाम आपने सुना ही होगा धनुर्विद्या विद्या के अंदर। और अर्जुन जो पुरस्कार 2024 की बात करें 2025 में प्रदान किया गया है, 2024 के लिए है। 2024 में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको ये 2025 में पुरस्कार दिए गए हैं। हम बात राजस्थान से संबंधित करेंगे तो 17 जनवरी 2025, 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है जो ये पुरस्कार दिया गया है। और राजस्थान की खिलाड़ी हैं जिसका नाम है मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल को ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। राजस्थान की खिलाड़ी हैं मोना अग्रवाल, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। 17 जनवरी 2025 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और ये किससे संबंधित है तो ये पैरा शूटर है, पैरा शूटर, शूटिंग खेल से संबंधित है और पैरा शूटर है, पैरा खिलाड़ी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और पैरा शूटर है। पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुआ था, पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस पैरा जो ओलंपिक आयोजित हुआ था, पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2024 के अंदर, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। किस खेल के अंदर जीता है, शूटिंग के अंदर। पैरा शूटर की ये खिलाड़ी है और पैरा शूटर में ही 10 मीटर जो एयर राइफल है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है। 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में जो SH1 कैटेगरी है, इस SH1 कैटेगरी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इनका जो ये स्कोर रहा था ये 228 पॉइंट लगभग 7 का स्कोर इनका रहा है। देखो प्रश्न नए पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं और हो सकता है कि अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया है। और जो ओलंपिक का करंट है ये कभी पुराना नहीं होता है, क्योंकि ओलंपिक हर 4 वर्ष के अंदर पूछा आयोजित होता है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे कि 228 जो इनका स्कोर है कितना स्कोर रहा है, इससे संबंधित भी प्रश्न किया जा सकता है। क्योंकि बहुत डीप पूछे जाते हैं करंट के अंदर, तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। बाकी इनका नाम आपको ध्यान में रखना ही है। अर्जुन पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। मोना अग्रवाल जयपुर की निवासी है ये। वैसे अगर जिले की बात करें तो जयपुर की निवासी हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जयपुर जिले की निवासी है वर्तमान के अंदर। और इनको पैरा शूटिंग के अंदर है जो दिया, खेल भी ध्यान में रखना है और ओलंपिक का प्रदर्शन भी साथ में आप ध्यान में
रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसके संबंध में ध्यान रखेंगे। ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये कब आयोजित हुआ, तो सबसे पहले तो इसका आयोजन ध्यान में रखना है। आयोजन जयपुर फिल्म फेस्टिवल, नाम से स्पष्ट है कि ये इंटरनेशनल जो फिल्म पुरस्कार है, फिल्म फेस्टिवल है, उससे संबंधित ये आयोजित 2025 के अंदर किया गया है। और इसका जो आयोजन किया गया है वो आपके किया गया है 17 से 21 जनवरी 17 से 21 जनवरी 2025 को, 17 से 21 जनवरी 2025 को इस जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का है जो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें इसके संस्करण की, तो इसका जो ये संस्करण है, संस्करण ये था आपके 17वां संस्करण है जो आयोजित किया गया। और इस फेस्टिवल के अंदर लगभग 48 देशों की 57 भाषाओं के अंदर, 48 जो देश हैं, 48 देशों की 57 भाषा के अंदर, 57 भाषाओं के अंदर 240 फिल्में जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। 240 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं, उनका प्रदर्शन इस फेस्टिवल के अंदर किया गया है। बाकी इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है 17 से 21 जनवरी 2025 को जयपुर के अंदर इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। संस्करण इसका 17वां था और 17 से 21 जनवरी का इसका आयोजन होता है। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना, हो सकता है ऐसा प्रश्न भी कभी आपसे पूछ लिया जाए। 48 देशों के लगभग 57 भाषाओं के अंदर 240 फिल्मों का है जो प्रदर्शन इस फेस्टिवल के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है महिला पुलिस बटालियन, ये भी ध्यान में रखना है, महिला पुलिस बटालियन बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर हाल ही में तीन नई महिला पुलिस बटालियन की है जो घोषणा की गई है। महिला पुलिस बटालियन की घोषणा की गई है, तो ये भी इनका नाम कौन से जिले के लिए है और कौन सी बटालियन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित भी हो सकता है, कभी जोड़ के आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो इसमें एक तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो पद्मनी बटालियन, एक है आपके कालीबाई बटालियन, और एक है आपके अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। ये तीन बटालियनों की घोषणा है जो राजस्थान में जनवरी के अंदर की गई है और तीन अलग अलग जिलों के लिए की गई है। जो पद्मनी बटालियन है ये सीकर जिले के लिए की गई है। कालीबाई जो बटालियन है अलवर जिले के लिए इस बटालियन की घोषणा की गई है। और जो अमृता देवी बिश्नोई है ये बाड़मेर जिले के लिए, ये आपके बाड़मेर जिले के लिए। तो ये तीन बटालियन है कि नई बटालियन पुलिस जो बटालियन है, महिला पुलिस बटालियन है, इनकी घोषणा की गई है। इनका नाम और कौन से जिले में की गई है करंट के हिसाब से पूछा जा सकता है, तो जनवरी 2025 में इन बटालियनों की घोषणा की गई है। और अब जो बटालियन की संख्या राजस्थान के अंदर हो गई है वो 21 हो गई है। पूर्व में 18 थी, 3 और आपके ऐड हो गई है। तीनों महिला जो बटालियन है, पद्मनी महिला बटालियन, कालीबाई महिला बटालियन और अमृता देवी महिला बटालियन। आप बहुत अच्छे से इनके नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे स्वामित्व योजना। इसके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान के अंदर इस योजना की शुरुआत हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी, उनके द्वारा की गई है, तो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी शुरुआत की। नाम से स्पष्ट है स्वामित्व क्या होता है, किसी चीज का जो हम हक जताते हैं या जो हमारा हक होता है, जो हमारा अधिकार होता है,
वही स्वामित्व है। तो नाम से ही योजना का उद्देश्य वगैरह है जो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी योजना है, स्वामित्व योजना। इस योजना की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है ये होती है आपके 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2025 को, 18 जनवरी 2025 को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से इस स्वामित्व योजना की शुरुआत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की है जो शुरुआत की जाती है। अब इस योजना के अंदर है क्या और कैसे इसकी शुरुआत की गई है? इस योजना की शुरुआत इस कार्यक्रम के अंदर, जो ये कार्यक्रम भीलवाड़ा में 18 जनवरी को आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम के अंदर है जो व्यक्ति थे उनको पट्टेमय प्रमाण पत्र देकर ये योजना जारी की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है पट्टे वितरण करना, महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं, जो पट्टे हैं जो वो वितरण करना। और इसके तहत राजस्थान में लगभग 1.50 लाख जो पट्टे हैं ये वितरित किए गए हैं, पट्टे वितरित किए गए। और पट्टे कैसे? प्रमाण पत्र सहित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पट्टा में उनका पट्टा होता है, उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये आपकी जमीन है, ये आपका जो प्लॉट है, इसका पट्टा है जो वितरण किया जाता है। और इसका जो वितरण करने के लिए ये योजना है राजस्थान के अंदर 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई है। और इसका उद्देश्य राजस्थान के जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक है जो पट्टों का वितरण करना है। और इसके तहत 1.50 लाख लोगों को जो पट्टे वितरित किए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक पट्टे जो वितरण हुए हैं वो कितने हुए। उद्देश्य तो इसका है आपके अधिक से अधिक राजस्थान के अंदर पट्टों का वितरण करना। और इसके तहत लगभग राजस्थान में 1.50 लाख पट्टे हैं जो वितरित किए जा चुके हैं। और भीलवाड़ा के अंदर वहां के जो ग्रामीण हैं उनको पट्टेमय प्रमाण पत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है जो ये योजना प्रारंभ की है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है उल्लास पहल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अगर शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2025 को जयपुर के अंदर की जाती है। जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है उल्लास पहल की। क्या है उल्लास पहल? ध्यान रखेंगे कि भारत के अंदर एक अभियान चलता है, नव साक्षरता अभियान। इस नव साक्षरता अभियान के तहत है जो इस उल्लास पहल को है जो प्रारंभ किया जाता है। नव साक्षरता जो भारत अभियान है, इसके तहत नव साक्षरता भारत अभियान के तहत इस उल्लास पहल का शुभारंभ 21 जनवरी को किया जाता है। इसके तहत क्या है कि जो 15 वर्ष से अधिक है और जो निरक्षर है, जो साक्षर नहीं है, उनको अधिक से अधिक साक्षर कैसे किया जाए। और इसके लिए जो स्वयं सेवक हैं उन्होंने स्वयं सेवक के द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और जो निरक्षर हैं, जो क्या है निरक्षर हैं, मतलब पढ़ नहीं सकते हैं, निरक्षर हैं, इनको क्या किया जाएगा? फ्री में शिक्षा दी जाएगी, उनको साक्षर बनाया जाएगा। साक्षर बनाने के ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। निरक्षर है उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, या फ्री के अंदर हम बोल सकते हैं निःशुल्क शिक्षण करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा? जो स्वयं सेवक है उनके द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के जो हैं और जो निरक्षर हैं उनको निःशुल्क शिक्षण करवाया जाएगा। साक्षर अभियान से जोड़ा जाएगा साक्षर बनाने के लिए। और ये अभियान ही कौन सा है? नव साक्षरता भारत अभियान के तहत 21 जनवरी 2025 को इस उल्लास पहल की है जो शुरुआत की जाती है। तो बहुत अच्छे से आपको इस पहल का ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है भारत सोलर एक्सपो 2025। भारत सोलर एक्सपो 2025, इसके अगर आयोजन की बात करें, इसका आयोजन 17 से 19 जनवरी 2025 को सीतापुर के अंदर, और सीतापुर का है जयपुर के अंदर, जयपुर में इस भारत सोलर एक्सपो 2025 का है जो आयोजन किया जाता है। इसका जो उद्घाटन है, इसका
जो उद्घाटन है, उद्घाटन वो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। वर्तमान कोटा सांसद ओम बिरला और लोकसभा के हमारे अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, उनके द्वारा इस भारत सोलर एक्सपो का 2025 का उद्घाटन किया गया। क्या है भारत सोलर एक्सपो? तो सोलर को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के जो सम्मेलन है, कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर। ये 2 से 3 दिवसीय कार्यक्रम था 17 से 19 जनवरी 2025 के अंदर। और इसके अंदर मुख्य जो था कि भारत को सोलर के अंदर आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये इसका प्रमुख ध्येय था। और इसी के तहत सर्वश्रेष्ठ जो सोलर के लिए एक पिनाक जो कंपनी है, पिनाक, पिनाक सोलर के लिए कंपनी है पिनाक। और ये जो पिनाक कंपनी है, इसको इसके लिए क्या किया है, पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ सोलर, सर्वश्रेष्ठ सोलर का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। मतलब सोलर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सोलर की जो कंपनी है 2024-25 के लिए, उसको पिनाक जो कंपनी है, पिनाक सोलर कंपनी है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। आयोजन मोस्टली ध्यान रखना है हमारे राजस्थान के अंदर हुआ है और सोलर से संबंधित। तो वर्तमान के अंदर जो भारत सरकार है चाहे राजस्थान सरकार है, सबसे बड़ी जो वो उनकी जो विशेषता है वो है कि सौर ऊर्जा है, जो पवन ऊर्जा है, जो अक्षय ऊर्जा है, इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके तहत ही इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। तो ये आप पिछले एग्जाम भी देखे होंगे आपने, इसके अंदर भी अक्षय ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, चाहे करंट के हिसाब से पूछे या कैसे भी पूछे। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन का किया गया है। कहाँ हुआ है? हमारे राजस्थान में हुआ है और 17 से 19 जनवरी को हुआ है। विशेष रूप से आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है राजस्थान के दो शहरों को जो है वेटलैंड शहर की मान्यता दी गई है। रामसर कन्वर्जन है, उसका जो आयोजन होता है लगभग प्रति वर्ष। और रामसर जो घोषणा है उसके तहत जो वेटलैंड शहर है, विश्व के अंदर वेटलैंड शहर बहुत कम है। वेटलैंड शहर होता क्या है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऐसे शहर जो आर्द्र भूमि से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर झीलें हैं, तालाब हैं, इस प्रकार के जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे शहरों को वेटलैंड शहर की मान्यता दी जाती है जो नम भूमि और आर्द्र भूमि से जुड़े हुए होते हैं। तो 2 शहर भारत के अंदर हैं जिनको जनवरी के अंदर वेटलैंड शहर की सूची में शामिल किया गया है। ये 2 शहर कौन कौन से हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक हमारे राजस्थान का है उदयपुर, एक हमारे राजस्थान का शहर है उदयपुर, और दूसरा है इंदौर। इंदौर जो शहर है ये तो है मध्य प्रदेश का, और उदयपुर है ये राजस्थान का है। इन 2 शहरों को वेटलैंड शहर घोषित किया गया है अभी हाल ही के अंदर जनवरी 2025 में। वेटलैंड शहर की सूची में इनको शामिल किया गया है। और विश्व के अंदर अब जो कुल वेटलैंड शहर है उनकी संख्या हो गई है 31। अब उनकी संख्या कितनी हो गई? 31। पहले 29 थे। 2 भारत के शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो वेटलैंड जो शहर है इनकी संख्या 31 हो गई है। और राजस्थान का पहला, भारत का भी पहला मान सकते हैं कि भारत का पहला और दूसरा उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया है। राजस्थान के उदयपुर के बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। नम भूमि का इससे अच्छा उदाहरण, आर्द्र भूमि का इससे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा ही नहीं। झीलों की नगरी हम इसको कहते हैं, और इसीलिए तो इसको वेटलैंड शहर की सूची में नामित किया गया है। अब अगर आर्द्र भूमि की और बात करें तो राजस्थान के अंदर पहले 2 आर्द्र भूमि थी। फिर फरवरी के अंदर जो रामसर कन्वेंशन होता है उसके तहत 2 और नम भूमियों को शामिल किया गया है राजस्थान की। तो राजस्थान में कुल वर्तमान के अंदर 4 हैं। राजस्थान में कितनी है? कुल 4 जो नम भूमियां हैं या 4 आर्द्र भूमि हैं, हम बोल सकते हैं रामसर साइड जिसको बोलते हैं। ये कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? एक तो आपको पता ही है केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी जो अभ्यारण्य है ये भरतपुर के अंदर है, ये पूर्व में घोषित है। और इसके बाद में एक है सांबर झील, सांबर झील जयपुर के अंदर है, ये भी पूर्व में घोषित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2 जो नवीन घोषित किए गए, एक तो खींचन क्षेत्र, खींचन जो क्षेत्र है, खींचन, ये खींचन है फलोदी के अंदर, ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है खींचन। और चौथा जो है वो मैनार, मैनार जो है ये उदयपुर के अंदर है।
तो ये 4 वर्तमान के अंदर राजस्थान में आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, ध्यान रखना, 4 वर्तमान के अंदर हैं। और ये जो 2 हैं इनको हाल ही में 2025 में घोषित किया गया है। करंट के हिसाब से बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान के अंदर नम भूमियों की और घोषणा की गई है, जो रामसर जो कंजर्वेशन है उसके द्वारा की जाती है। और फरवरी के अंदर उनकी वैसे बैठक वगैरह हो जाती है। और उस बैठक के बाद में इन 2 शहरों को, 2 स्थानों को, राजस्थान के जो स्थान है, एक खींचन फलोदी जो कोरजा के लिए प्रसिद्ध है, और मैनार जो है यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, उदयपुर के अंदर है। ये भी आपके 2 जो स्थान है राजस्थान के और इसमें घोषित किए। करंट के हिसाब से कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भूगोल के हिसाब से भी बहुत अच्छे से आपको इनको ध्यान रखना है। ये करंट में तो है ही है, इसके साथ में परमानेंटली प्रश्न भी इनके बन रहे हैं। भविष्य में आप लंबी तैयारी भी किसी की कर रहे हैं, उस हिसाब से भी कभी भी प्रश्न ये पूछे आपसे जा सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी करंट की जो दूसरी क्लास है वो पूरी होती है। अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे से आप नोट्स बनाएं। जनवरी की भी और क्लासें आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बात करेंगे। धन्यवाद।